नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे चुनाव की, 2024 के लोकसभा चुनाव की और ईवीएम की, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। कल से पहले चरण का चुनाव शुरू हो जाएगा। पहले चरण के लिए 102 सीटों पर 17 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में बटन दबाए जाएंगे ईवीएम के। 7 चरण में यह पूरी प्रक्रिया मुकम्मल होगी। 1 जून को और 4 जून को वोटों की गिनती होगी। अब ये तो आप जानते हैं, और लोकतंत्र में यही आपका अधिकार भी है। अधिकार तो है, हक तो है, जिम्मेदारी भी है। तो बटन जरूर दबाइएगा जब आपके इलाके में वोटिंग हो रही हो। लेकिन चुनाव में हार जीत तो होती है, पर पारदर्शिता बेहद जरूरी हो जाती है। लोकतंत्र मजबूत रहे, उसके लिए जहां आपने बटन दबाया है वहीं वोट गया है या नहीं, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा, जब चुनाव आते हैं ईवीएम पर सवाल भी होता है और बवाल भी कटता है जमकर। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई भी चल रही है कि जो ईवीएम में बटन दबाया जाए और उसके बाद एक पर्ची निकलती है, वीवीपैट जिसे कहते हैं, वोटर वेरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, कि भाई जहां आपने बटन दबाया वहीं दर्ज हुआ है। अब अर्जी क्या है कि जी 100% मिलान किया जाए। जहां जहां वोट डली है उसकी पेपर ऑडिट ट्रेल भी, और उसको भी एक बैलेट बॉक्स में डाल दिया जाए और उसकी गिनती कर ली जाए, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अभी मौजूदा हालात में दरअसल किया क्या जाता है, यह भी आपकी जानकारी के लिए अहम हो जाता है। जो ईवीएम होती हैं उनमें से रैंडम कहीं से भी आप चुनकर 5% ईवीएम एक लोकसभा क्षेत्र की उनको लिया जाता है और उसका वीवीपैट के साथ मिलान किया जाता है 5%। अर्जी यह है कि 100% होना चाहिए। 2019 में भी यह मामला गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने। तब सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी थी कि भाई 50%, तब 50% की बात हो रही थी कि भाई जितने बटन दबे हैं, जितनी ईवीएम हैं, 100 हैं, तो उनमें से 50 में मिलान कर लिया जाए वीवीपैट के साथ। कि जी 5 से 6 दिन विलंब हो जाएगा नतीजे घोषित करने में, तो विलंब हो जाए 5-6 दिन का। आज फैसला सुरक्षित रखा है सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में। 2 जजों की बेंच इसकी सुनवाई कर रहा था, और चुनाव आयोग की तरफ से यह भी कहा गया कि नहीं जी, अगर 100% मिलान हुआ तो 10-12 दिन भी लग सकते हैं। पर क्या पारदर्शिता का तकाजा ये 10-12 दिन का इंतजार हमें नहीं करवा सकता क्या, या हमें इंतजार नहीं करना चाहिए क्या? यह तो अपने आप में सवाल है, इनकी तो चर्चा करूंगा। लेकिन बवाल कहां से बढ़ा? बवाल बढ़ा केरल से। केरल के कासरगोड में कल वहां पर मतदान होने वाला है, तो एक मॉक ड्रिल हो रही थी कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है ना। और इसमें 190 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो मशीन थी उनका निरीक्षण किया गया। बटन जहां दबाए गए, अब यह दावा कर रहा है वामखेमा भी, जिसे एलडीएफ कहते हैं वहां पर, और यूडीएफ यानी कि कांग्रेस की अगुवाई वाला गठबंधन, कहने को इंडिया का हिस्सा है, लेकिन केरल में कांग्रेस और वामखेमा आमने सामने तलवारें लिए खड़े हैं। 10 विकल्प थे दबाने वाले कि भाई इधर दबाएंगे तो वही पर्ची पर भी दर्ज हो रहा है कि नहीं। तो 4 मशीनों में
जब बटन दबे, भाजपा का बटन जहां दबा ईवीएम पर, वीवीपैट में 2 वोट दर्ज हुई, 2 वीवीपैट निकल गए। तो हल्ला काट दिया। हल्ला तो काटेगा विपक्ष कि जी गड़बड़ झाला हो रहा है। यह मनोरमा में यह खबर भी आई, इसका जिक्र हुआ सुप्रीम कोर्ट ने। चुनाव आयोग ने कहा यह खबर भ्रामक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी तस्दीक की जाए। पर इससे राजनीतिक बवाल भी खड़ा हो गया है, शुरू हो गया है। विपक्ष कह रहा है कि देखिए, हम तो कह रहे थे, हाथ कंगन को आरसी क्या, यह तो सामने आ रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया कि मशीन बनाने वाले को पता नहीं होता कि कौन सा बटन किस पार्टी को आवंटित होगा। उन्हें यह नहीं पता होता कि यह मशीन, एक मशीन, यह कौन से राज्य में जाएगी, किस लोकसभा क्षेत्र में जाएगी। और इसके बाद चुनाव अधिकारी और उम्मीदवार इन मशीनों का मुआयना करते हैं, इसकी जांच करते हैं। वोटिंग करने पर कंट्रोल यूनिट वीवीपैट यूनिट को संदेश देती है। वीवीपैट यूनिट दबाए बटन से मैच कर सिंबल को प्रिंट करती है और अधिकारी सभी सिंबल को बारी बारी प्रिंट कर देखते हैं और सही पाए जाने पर ही हस्ताक्षर करते हैं। यानी कि सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है, ऐसा दावा कर रहा है चुनाव आयोग। और मशीनें वोटिंग से पहले स्ट्रांग रूम में जमा करा दी जाती हैं। मशीनों को कोई भी एक तरफा नहीं खोल सकता। पर हमने देखा है, एक बार नहीं कई बार विवाद हुए हैं मशीनों को लेकर। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में विश्वसनीयता पर संदेह जाहिर किया गया था। लोकसभा चुनाव में भी कहीं पर असम में जी किसी होटल में पाया जा रहा है, ऐसा ही कुछ झारखंड में हुआ था। पर यह इक्का दुक्का वाकये हैं। यह हार की बौखलाहट है क्या? अगर हम सत्ता पक्ष की माने, यानी कि बीजेपी की माने, तो वो कह रहे हैं कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। यह प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। कभी ये लोग ईवीएम का बहाना निकालेंगे तो कभी कुछ और। हार के लिए ये लोग अभी से कारण तैयार कर रहे हैं। जबकि अमित शाह कहते हैं ईवीएम पर कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद। कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम ठीक, नहीं तो गड़बड़ी कैसे? अब इन बातों में बीजेपी वो गिनवाएगी और गिनवा रही है कि आप हिमाचल जीत गए तो ईवीएम में गड़बड़ी नहीं, कर्नाटक जीत गए तो ईवीएम में गड़बड़ी नहीं। आम आदमी पार्टी लगातार संदेह जाहिर कर रही है ईवीएम की विश्वसनीयता पर 67 सीट जीत गई 2015 में, 70 में से दिल्ली में, 62 सीटें 2020 में जीत गई। फिर पंजाब में 117 में से 91 सीट जीत गई। पर विपक्ष क्या कह रहा है? अगर चुनाव में ईवीएम में धांधली नहीं हुई तो बीजेपी के लोग 180 सीट भी नहीं जीत पाएंगे। यह प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही है। हमारा और हमारे लोगों का ईवीएम पर से भरोसा उठ गया है, सिर्फ बीजेपी को भरोसा है। रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के, वो ये कह रहे हैं। रोहिणी आचार्य आरजेडी की उम्मीदवार हैं, आजकल सुर्खियों में हैं। बीजेपी के लोग 400 पार तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे लगता है ईवीएम पहले से ही हैक हो चुकी है। हैक का मतलब, जो हैक शब्द नहीं समझ पा रहे हैं, कि बटन कहीं दबाया और पर्ची कहीं और की निकल गई, यानी कि वोट दर्ज कहीं और हो गया। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं अगर दम है तो बीजेपी बिना ईवीएम के चुनाव लड़े। अब यह बात सुप्रीम कोर्ट में भी आई और 2 जजों का जो ये बेंच था, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता, इन्होंने कुछ सवाल जवाब भी किए। एडीआर ने ये याचिका दाखिल की थी, उनके वकील प्रशांत भूषण थे।
तो प्रशांत भूषण ने कहा कि वीवीपैट की स्लिप को भी काउंट किया जाना चाहिए, वोटर के हाथ में स्लिप दीजिए और इसे बैलेट बॉक्स में डाला जाए। जर्मनी में भी ऐसा होता है, जर्मनी का उदाहरण दिया। तो जस्टिस दीपांकर दत्ता ने पूछा वहां की आबादी कितनी है, कि जी 5-6 करोड़ और भारत में 50-60 करोड़ वोटर हैं। तो उन्हें दुरुस्त किया गया, ये जानकारी गलत थी। प्रशांत भूषण की 97 करोड़ हमारे मतदाता हैं, ये तो कई बार बता चुका है चुनाव आयोग। तो जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि भारत में 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, यह सौभाग्य से अब हम 60 के दशक में हैं नहीं है। हमने देखा है कि पहले क्या होता था, क्या आप भूल गए? तो इस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि क्या आप बूथ कैप्चरिंग का जिक्र कर रहे हैं, कि बूथ कैप्चरिंग तो भूल जाइए, वैसे भी इस बहस में ना पड़िए, पर बूथ कैप्चरिंग होती थी, ये एक हकीकत है। मेरे होम स्टेट पश्चिम बंगाल की आबादी जर्मनी से ज्यादा है, इस तरह सिस्टम को गिराने की कोशिश ना करें, जस्टिस दीपांकर दत्ता ने यह बात कही। साथ ही यह भी सवाल पूछा कि आप तो कह रहे हैं कि अधिकांश वोटरों को भरोसा नहीं है ईवीएम पर, यह डेटा कहां से लेकर आए? तो उन्होंने सीएसडीएस लोक नीति का जिक्र किया कि यह तो निजी सर्वेक्षण है, हम इसको आधार नहीं मानते। अब यह भी एक पक्ष है। दिलचस्प इसमें मैं आपको बात बताता हूं। दिलचस्प बात क्या है, 2009 में 2004 में पहली बार लोकसभा के चुनाव ईवीएम के जरिए हुए। 2001 से विधानसभा चुनाव शुरू हो गए थे, 2004 में पहली बार लोकसभा चुनाव ईवीएम से हुए। बीजेपी हार गई, 2009 में भी हार गई। तो बाकायदा एक किताब लिखी, आजकल उनके राज्यसभा के सांसद हैं जीवीएल नरसिम्हा राव। किताब का नाम था डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट आवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और किताब को रिलीज किया उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष और इस वक्त एक बड़े केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। उसकी प्रस्तावना लिखी लाल कृष्ण आडवाणी ने, और लाल कृष्ण आडवाणी ने क्या कुछ कहा ये सामने। टेक्नोलॉजी के नजरिए से मैं जर्मनी को बहुत एडवांस मानता हूं, वहां भी ईवीएम का इस्तेमाल पर बैन लग चुका है। अमेरिका में 50 में से 32 स्टेट्स में ईवीएम पर बैन है। हम भी ऐसा करें तो हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। कमाल समझ रहे हैं ना, जो सत्ता में होता है वो ईवीएम की पैरवी करने लगता है और विपक्ष में चले जाएं तो सवाल उठाने लगते हैं। 2017 में चुनाव आयोग ने तो बाकायदा एक खुला चैलेंज दे दिया था कि आइए हैक करके दिखा दीजिए, जब विपक्ष ने सवाल उठाए। तो उसमें एनसीपी और वाम खेमे के अलावा किसी ने यह चैलेंज स्वीकारा नहीं, और जब बारी आई वो चेक करने की तो उसमें से भी हट गए। पर सवाल लगातार बरकरार हैं। तो इन सवालों के दरअसल कभी जवाब मिल पाएंगे या मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू का खेल भी चलता रहेगा? लेकिन इसमें बड़ा सवाल यह है, क्या पारदर्शिता है? और पारदर्शिता सुनिश्चित करना यह हम सबकी जिम्मेदारी है, और खास चुनाव आयोग की भी। ऐसे में आज का सीधा सवाल, हार का डर सताए, विपक्ष ईवीएम ईवीएम चिल्लाए, और पारदर्शिता का सवाल, वोटिंग मशीन पर बवाल। चर्चा में मेरे साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, विपक्ष के मेहमानों से परिचय करा दूं, सुजाता पॉल, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जैस्मीन शाह, बीजेपी की ओर से संघ विचारक भी हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, प्रोफेसर हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में सौरभ मालवीय, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता वकील भी हैं एके वाजपेयी, एक और वकील संजय चड्डा, और एक बेहद ही खास मेहमान ओम प्रकाश रावत साहब, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। चुनाव आयुक्त बने थे 2015 में, 2018 में ये मुख्य चुनाव आयुक्त भी बने देश के। तो सुजाता पॉल, हार का डर सताए तो ईवीएम ईवीएम आप चिल्लाने लगे,
कर्नाटक की जीत होती है, हिमाचल की जीत होती है, तब ईवीएम पर सवाल नहीं उठते। अब ये सवाल उठाने लगे आप चुनाव आते ही। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि जो लोकतंत्र में सबसे मजबूत होना चाहिए वो है हमारा वोटर। और जो वोटर देख सकता है उसे गिना नहीं जाता, और जो गिना जाता है वोटर उसे नहीं देख सकता। तो ये तो बड़ी विडंबना की बात है। और अगर सवाल उठ रहे हैं तो जनता का विश्वास उस प्रक्रिया में होना चाहिए जिसमें उसके अधिकार के तहत ही सरकार बनाई जाती है। और आज तो सत्ता जाने का डर मोदी जी को है, क्योंकि जो 400 चिल्ला रहे हैं उन्हें मालूम है कि वो सिमट के रह जाएंगे अगर पारदर्शिता के साथ वोटिंग कराई जाए। और मैं थोड़ा सा पीछे भी जाना चाहती हूँ। आपको याद होगा कि एच.के. पाटिल जो कर्नाटका में विधायक थे, कांग्रेस के विधायक, उन्होंने ये सवाल उठाए थे पहले कि 19 लाख का जो आपके ईवीएम है वो गायब हो गए थे। तो अगर ऐसा हुआ, और दूसरी बात, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये E.A.S. शर्मा जो पूर्व में सचिव रहे केंद्र सरकार में, उन्होंने सवाल उठाए अभी जनवरी 2024 में कि BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है उसमें से 4 भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, और एक व्यक्ति का नाम जो है उनके सामने लिखा भी हुआ है कि वो भारतीय जनता पार्टी के राजकोट के जिला प्रेसिडेंट रहे हैं, मनसुख भाई श्यामजी पटेल कचरिया। तो यहाँ पे तो वैसे ही विश्वसनीयता खत्म हो जाती है, क्योंकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए पारदर्शिता। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड, सुजाता, 2004 से ईवीएम का इस्तेमाल हुआ लोकसभा चुनाव के लिए। 2004 में सरकार किसकी बनी? कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार। 2009 में सरकार किसकी बनी? कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की सरकार। उस वक्त बीजेपी सवाल उठा रही थी, बदल देते सिस्टम को। ये मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू हो रहा है क्या? देखिए, आपकी बात जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि अगर उस वक्त कोई चीज नहीं आती है तो उस पर सवाल खड़े होने लाजमी भी होते हैं। मगर हमारी जब सरकार थी, हम ये चाहते थे कि चीजों को बेहतर करा जाए। क्या हमने कभी ये कहा कि अगर विपक्ष के नेता आके बात करना चाहे हमसे तो हम बात नहीं करेंगे? क्या उस समय चुनाव आयोग ने ये कहा कि अगर विपक्ष के नेता आकर बात करना चाहते हैं तो वो उनसे हम बात नहीं करेंगे? लेकिन आप देखिए कि इंडिया अलायंस के नेता कितने समय से केंद्रीय चुनाव आयोग से, इलेक्शन कमीशन से बात करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें समय नहीं दिया जा रहा है। आखिर क्यों? उसके बाद जिस दिन पूरा शेड्यूल बताया गया उस दिन तो मजाक ही उड़ाया जा रहा था। और अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मजाक उड़ाते हैं तो जनता पूछती है सवाल कि आप विपक्ष में है, हमारी बात को आप ही के माध्यम से रखा तो मुझे जाएगा। ये तो बताइए, ये समझाइए दर्शकों को भी सुजाता, हिमाचल आप जीते, कर्नाटका आप जीते, तेलंगाना आप जीते, 2011 से लगातार ममता बनर्जी जीत रही हैं, डीएमके जीत जाती है तमिलनाडु में, केरल में एलडीएफ जीत जाती है, उड़ीसा में लगातार इस सदी के शुरुआत से ही नवीन पटनायक जीतते आ रहे हैं। तो इनको क्यों जीतने देगी बीजेपी अगर ईवीएम हैक हो सकती हैं? सिंपल सा कारण है कि केंद्र में किसने बैठना है, उसके बाद सरकार गिराने का काम तो अच्छी तरह से करा जा सकता है। अच्छा, छोटी मोटी लड़ाई हार जाते हैं, बड़ी जंग के लिए हैक कर देते हैं। बिल्कुल, बड़ी जंग उनके लिए वो रहती है कि केंद्र में कैसे आए, और आज भी उनके लिए मात्र वही जंग है कि केंद्र में कैसे आए। इसलिए परसेप्शन बना देते हैं कि हाँ भाई सब ठीक है, लेकिन देखिए अगर गलत नहीं भी है, मैं एक बात मानती हूँ कि अगर इसमें अगर कहीं गलती नहीं है तो उस बात को मानते हुए मोदी जी क्यों नहीं बैलेट पेपर से ही करवा देते? चलिए वो नहीं करवाते, और आज तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसकी जरूरत नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये जरूरी नहीं है कि मोदी जी पारदर्शिता ये दिखाए कि भाई जब उनके ऊपर इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का इतना बड़ा धब्बा लग गया फिर भी वो धमका रहे हैं? किसको धमका रहे हैं भाई? कि जो आज उस पे सवाल उठा रहे हैं हम उनको, मतलब उन्हें पछताना पड़ेगा। तो ये धमकी आखिर किस लिए है? मतलब हम किसी की नहीं सुनेंगे क्योंकि हमारे पास ब्रूट मेजॉरिटी आ गई है। चुनाव आयोग 2017 में जब खुला न्योता देता है कि आइए हैक करके दिखा दीजिए मशीन को, कांग्रेस ने तो वो चैलेंज ही एक्सेप्ट नहीं किया। दिन 2 पार्टियों ने किया, वो वहां पर पहुंची भी नहीं। संदीप जी,
चुनाव आयोग अगर चैलेंज देता है तो ये उनकी विफलता बताता है, क्योंकि इस वक्त तो वो कह रहे हैं कुछ लोग मशीन लेकर बैठ जाते हैं मगर ऐसा कुछ होता नहीं। तो दो तरफा बातें तो चुनाव आयोग की तरफ से आ रही है ना, वो अपनी बात पे टिका हुआ नहीं है। सौरभ मालवीय, ये वीवीपैट का मिलान हो जाए, छोड़िए अभी बैलेट पेपर पर तो मैं बाद में आता हूं, 5% ही क्यों, सबका मिलान हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बिल्कुल संदीप जी, ये होना ही चाहिए और लोकतंत्र में इसकी आज़ादी पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए। लेकिन जैसा आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, वैसे बहुत सारी बातें आपने अपने शुरुआत में ही कह दी है। लेकिन जब क्रिकेट में खेलने वाला खिलाड़ी उतरता है, क्रिकेट के लिए ग्राउंड में उतरता है और कुछ देर बाद खेलते 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 वो ये कहे कि अंपायर की गलती है और सब कुछ अंपायर ने कर दिया, अच्छा, अंपायर के कारण ही हमारा पूरा खेल खराब हो गया, अंपायर को हटा दो। अरे भाई, उसके बाद ग्राउंड को बंद कर दो। अजीब हाल है। आप खेल तो ठीक से खेलो, खेल सीखना खिलाड़ी के लिए जरूरी है। अंपायर लाल कृष्ण आडवाणी, अब तो वो भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी हैं, वो खेल नहीं समझ पाए थे क्या? दोबारा से उनका बयान एक बार दर्शकों की सहूलियत के लिए दोहरा दूं। टेक्नोलॉजी के नजरिए से मैं जर्मनी को मोस्ट एडवांस देश समझता हूं, वहां भी ईवीएम के इस्तेमाल पर बैन लग चुका है। आज अमेरिका में 50 में से 32 स्टेट में ईवीएम पर बैन है। मुझे लगता है अगर हमारा इलेक्शन कमीशन भी ऐसा करता है तो लोकतंत्र मजबूत होगा। संदीप जी, यह बात उस समय की सबसे महत्वपूर्ण स्थिति थी जब टेक्नोलॉजी के आधार पर ग्रो हो रहा था। पूरी दुनिया, पूरा देश इस दौर में आई हुई थी और भारत भी उस कदम रख रहा था। लेकिन भारत की जनसंख्या, भारत की बहुलता को देखते हुए, भारत के मतदाताओं को देखते हुए उस तरह का हमारा पूरा तंत्र मजबूत नहीं था और इसके लिए सक्षम नहीं था। आज हम प्रज्ञान और चंद्रयान की बात कर रहे हैं, हम कहां खड़े हैं विश्व मंच पर, आप देख रहे हैं। हमारी जीडीपी कहां जा रही है, हमारी ग्रोथ कहां जा रही है, हमारी अर्थव्यवस्था कहां जा रही है, दुनिया में हम किस रूप में जा रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। इसलिए इस बात को अब भारत में लागू करना, कहना, ये उस कालखंड का जो ईवीएम बनाती है, जो कंपनी ईवीएम बनाती है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अभी सुजाता वो गिनवा रही थी और वो फैक्ट चेक मैंने किया हुआ है, 4 उसके निदेशक बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। पारदर्शिता का पैमाना है ये। देखिए, पारदर्शिता के पैमाने पर तो सुजाता जी ये भी कह देंगे कि उनके यहां जो प्रमुख लोग हैं वो सब इधर आ रहे हैं। अच्छा, आप पूरे तंत्र को, पूरी व्यवस्था को, पूरी मशीनरी को ऐसे सवाल में मत डाल दीजिए कि ताल्लुक रखते हैं। अरे भाई, किसी व्यक्ति का क्या संपर्क सरोकार होगा, उसके आधार पर आप कैसे बात करते हैं? कांग्रेस जब भी मॉक ड्रिल की भी बात आती है या जहां पर अनियमितता की बात आती है, वहां बीजेपी का ही फायदा होता क्यों दिखता है? कासरगोड में जो एलडीएफ यूडीएफ दोनों आरोप लगा रहे हैं कि वीवीपैट का मिलान जहां हो रहा था, 190 ईवीएम, 4 उनमें से बटन दब रहा है कहीं और पर्चियां 2-2 दर्ज हो रही हैं बीजेपी के खाते में। संदीप जी, ये तो वही स्थिति है कि हताशा, निराशा, पहले आरोप कौन लगाने वाले लोग हैं? कौन लोग कह रहे हैं? जो पराजय स्वीकार कर चुके हैं। अब जो सिस्टम है, जो चीजें हैं, आप भारत निर्वाचन आयोग को, भारत की न्याय प्रणाली को, जो स्वतंत्र इकाई है, एक संवैधानिक संस्था है, उसको भी नहीं मान रहे, उसको भी नहीं स्वीकार करें, उस पर भी आपको विश्वास और भरोसा नहीं है, उस पर आपको भी तो नहीं था। तो आप वो तो देखिए, आपकी भी तो वही बोली थी। नहीं, वो कालखंड की बात होती है। अच्छा, प्रक्रिया पर सवाल उठी तो बीजेपी ने उठाई थी। आडवाणी जी आज जो लिखे थे बीएल नरसिंहन की किताब पर, वो उस कालखंड की बात है। किताब को रिलीज नितिन गडकरी ने किया था। मैं उसी बात को कह रहा हूं, आपकी ही बात को मैं आगे बता रहा हूं, 2 कदम आगे बढ़ के बता रहा हूं। उस समय हमारा तंत्र इसलिए सक्षम नहीं था। आज हम सक्षम हैं, आज हम कराने में सफल हैं और बाकायदे चुनाव आयोग चैलेंज कह रहा है, दे रहा है, आप आइए करके दिखाइए। क्यों नहीं? इंडिया गठबंधन ओपी रावत साहब। और अंतिम बात, हाँ जी, बोलिए। अंतिम बात,
पंडित जी, यह बहुत सोची समझी हुई, बयान दिलाई हुई बात घटनाक्रम में पटकथा है। आखिर प्रियंका वाड्रा जी ने इस बात को क्यों उठाया, क्यों नहीं और कोई आगे आया? इस पर भी आगे जब आप हमें समय देंगे तो मैं टिप्पणी करूंगा। ठीक है, वो तो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि 400 की ताल इसीलिए ठोकी जा रही है कि ईवीएम का खेला कर दिया जाएगा। पर ये सवाल लोकतंत्र के लिए और लोकतंत्र की मजबूती के लिए ये जायज सवाल हैं, या ये सवालिया निशान लगाने से लोकतंत्र, हमारी चुनावी प्रक्रिया कमजोर होती है? ओपी रावत साहब, इसमें आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, लेकिन उनमें कुछ फैलेसीज भी हैं कि जर्मनी में बैन है, अमेरिका में बैन है, ये सब गलत है, निराधार है। कहीं पर भी बैन नहीं है ईवीएम। सिर्फ ये हुआ कि जर्मनी ने ईवीएम लागू की लेकिन कानून में अमेंडमेंट नहीं किया, तो वहां के कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया कि आप बिना कानून में बदलाव के ईवीएम नहीं लागू कर सकते। उसके बाद वहां चूंकि कोलिशन गवर्नमेंट्स रहती हैं तो वहां कानून में बदलाव हो नहीं पाया। हमारे यहाँ भी केरल में जब 82 में ईवीएम यूज कर ली गई थी परूर कंस्टिट्यूंसी में, तो हमारे यहाँ भी वही कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि बिल्कुल नहीं, आपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में अमेंडमेंट नहीं किया है और ईवीएम यूज किए, ये गलत है, इलीगल है। आपको पहले बदलाव मतलब हकीकत ये है ना, जर्मनी में यूज नहीं हो रहा। ये लाल कृष्ण आडवाणी को मैं कोट कर रहा हूं, फैलेसी लाल कृष्ण आडवाणी ने फैलाई फिर 2009 में। वही मैं कह रहा हूँ, ये निराधार है। दूसरा क्या है, 2009 में जब जीवीएल नरसिम्हा राव ने किताब लिखी और जब बीजेपी ने ये सब उठाया था, उस समय जब ईवीएम चुनौती दी गई, चैलेंज दिया गया, तो उन्होंने टीम भेजी, उन्होंने उसमें कोशिश की। जब वो असफल हो गए तब उन्होंने माना कि ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन 17 में जब ऐसा किया गया कि भाई पंजाब में, यूपी में, उत्तराखंड में जहां भी आपको गड़बड़ी की गुंजाइश हो वहां चलिए, वहां से जो ईवीएम आपको उठानी हो उठाइए, लेके आइए इलेक्शन कमीशन दिल्ली में और अपने एक्सपर्ट्स को लाइए, आप इसमें हैक करके दिखाइए। अब ये तो कोई आया ही कासरगोड नहीं। की जो खबर आती है, मॉक ड्रिल में 4 मशीनों में बटन कहीं दब रहा है, 2-2 पर्चियां दर्ज हो रही हैं बीजेपी के नाम पर। अब खंडन किया है ईसी ने, पर जांच करने के आदेश भी दे दिए हैं। सब कुछ मौखिक हुआ सुप्रीम कोर्ट में आज। ऐसी चीजों, ऐसे क्लेम्स में कुछ सच होता है और कुछ कपोल कल्पना होती है। कोई भी मशीन फुल प्रूफ नहीं होती। आपका मोबाइल भी हैंग हो जाता है, मोबाइल भी खराब हो जाता है, तो कभी कभी मशीन मेल फंक्शन करती है, लेकिन उसकी इतनी चाक चौबंद प्रणाली है कि बीईएल और ईसीआई दोनों जगह क्लोज सर्किट टीवी से वहां हर के टेबल पे निदेशक, 4 निदेशक बीजेपी से संबंधित हैं। यस, वो बिल्कुल गलत है, इम्प्रॉपर है, अनुचित है और उसे रोकना चाहिए था, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाने में ये नियम रहा है शुरू से कि कोई भी राजनीतिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बनाया जाएगा। इसका उल्लंघन होना गलत है, लेकिन ये प्रशासन पर ज्यादा जिम्मेदारी आती है, इलेक्शन कमीशन पर नहीं आती है। ठीक तो है, उस पर पे वो दबाव, ध्यान देना चाहिए मतलब था। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, क्या वहां पर वो दबाव भी बना रही है? पर सबसे अहम सवाल, ओपी रावत साहब, आपसे बेहतर कोई इसका जवाब नहीं दे पाएगा और आम आदमी के मन में असमंजस भी हटेगा। भाई ईवीएम, चलिए ईवीएम एक सिस्टम है, आप कह रहे हैं कि छोटा मोटा कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, बट मोटे तौर पर ये बहुत ही मुकम्मल तरीका है वोटिंग करने का। 1 मिनट में 4-5 वोट डाले जा सकते हैं और 97 करोड़ का देश है, वैलिड पॉइंट। पर उसका मिलान करने की जो प्रक्रिया है, वीवीपैट जो है, 5% का ही मिलान क्यों हो? 50% कर दीजिए, 100% कर दीजिए। 5 दिन 7 दिन कोई पहाड़ गिर जाएगा, कोई जलजला आ जाएगा, 4 जून को नतीजे ना आए, 10 जून को आ जाए, पर पक्के आए, मिलान के बाद आए। हर वोटर देखता है कि उसने जिसको वोट डाला है, ईवीएम में बटन दबाया है, उसी की स्लिप आई है, उसी की स्लिप छपी है, उसी की स्लिप कट के नीचे गिरी है। उसके बाद मिलान की गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से पूछा कि पूरे देश में चुनाव हो तो कितने प्रतिशत का मिलान करें कि हमें 100% कॉन्फिडेंस लेवल आ जाए। आईएसआई ने कहा कि साहब पूरे देश में 10 लाख पोलिंग स्टेशन है, आप सिर्फ 479 पोलिंग स्टेशन रेंडमली सिलेक्ट करके वीवीपैट स्लिप का मिलान कर लें और वो अगर 100% सही मिलता है तो आपको 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कोई गलती कहीं नहीं होगी। नहीं, ओपी रावत साहब, मैं इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, मैं खुद स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हूं, बहुत इज्जत करता हूं। मैं एक आम आदमी का सवाल पूछ रहा हूं, भाई तेरा आंकड़ा मेरे आंकड़े के बजाय सबका मिलान कर दो, 10 दिन बाद कर दो, कोई हमारा लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा क्या? नहीं, आम आदमी कौन है? आम आदमी को ईवीएम और वीवीपैट में इतना विश्वास है, वो मैंने स्वयं देखा है।
हम लोग ईवीएम में वीवीपैट लेके गांव-गांव बस्ती-बस्ती में गए 2018 में और उनके बच्चों को कहा कि तुम प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग ऑफिसर बन के करो इसको। उन लोगों ने किया, रजिस्टर में वोट नोट किए, फिर उसके बाद वीवीपैट स्लिप काउंट। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे रावत साहब। योर वर्ड अगेंस्ट माइन वाला काम हो रहा है। अगर उसमें विपक्ष की पोल खोल हो रही है या सत्ता पक्ष की, भाई सारा मिला लो, 10 दिन की बात है ना। देखिए, सारे मिलान में 10 दिन का कोई इशू नहीं है, इशू उसमें दूसरा है। ईवीएम की वीवीपैट की स्लिप जो है बहुत छोटी होती है, ये हार्डली 4 इंच बाई 2.5 इंच के लगभग होती है और ये थर्मल पेपर होता है। और हमारे यहाँ चुनाव पीक ऑफ समर में होते हैं, वहाँ काउंटिंग हॉल में लोगों को कंफर्ट देने के लिए एसी नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि छोटे छोटे जिलों में, छोटे छोटे कस्बों में वहाँ ये काउंटिंग होती है, वहां बड़े बड़े फैन चलाने पड़ते हैं ताकि वो उन लोगों को कंफर्ट रहे। ऐसे में स्लिप्स उड़ सकती है। कोई विघ्न संतोषी तत्व जो इस बात को साबित करना चाहता है कि वीवीपैट और ईवीएम गड़बड़ है, एक या दो स्लिप भी अगर निकल जाएगा तो आपका ये आर्ग्यूमेंट जो है वो उसको बल मिलेगा कि साहब ये गड़बड़ होगी। इसका रास्ता क्या है? दरअसल की सवाल देखिए, ये सवाल और बवाल लोकतंत्र को सवालिया निशान ठीक नहीं होते ना। इसका असल में हल क्या है रावत साहब? असल में हल यही है कि जो 5% का मिलान हो रहा है, आप देख लीजिए, कहीं एक भी वोट का इधर से उधर हो तब सवालिया निशान है। जब तक नहीं होता कोई सवालिया निशान नहीं है। तो सवाल जानबूझकर सवाल बवाल काट रहे हैं जैस्मिन शाह, हार का डर सता रहा है। संदीप जी, हाल ही में एक हफ्ते पहले CSDS, जो इस देश की वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड सर्वे एजेंसीज मानी जाती है, चुनाव के टाइम पे ये कहती हैं कि पब्लिक का मूड मोदी जी के फेवर में है। तो इसी एजेंसी ने जब लोगों से पूछा, देश भर का सर्वे था, ये आपके दर्शक सुन ले ध्यान से, देश भर के लोगों से पूछा कि ईवीएम और वीवीपैट में आपका कितना विश्वास है, 50% लोगों ने कहा कि हमें लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो सकती है। और ये 2024 की बात हो रही है। 5 साल पहले जब CSDS ने यह सवाल पूछा था तो बहुत कम लोगों ने बोला था, तभी भी कुछ मात्रा कहा था, लेकिन ये मात्रा बढ़ती जा रही है। तो जो भी एक्सपर्ट्स हैं, रावत साहब की मैं इज्जत करता हूं, बाकी सारे लोगों को भी, लेकिन अगर लोगों डेमोक्रेसी में अगर फेथ इन द इलेक्शन प्रोसेस ही नहीं रहेगा तो फिर हम ये स्टैटिस्टिक्स के डेटा देख के हम किसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? भाजपा को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। आज देश में आम आदमी पूछ रहा है, आज देश में सारा विपक्ष पूछ रहा है। जैस्मिन, वो तो आप पूछ रहे हैं, फिर तो अपने गिरेबान में भी आपको झांकना पड़ेगा कि भाई ये 70 में से 67 सीटें फर्जीवाड़े से तो नहीं आ गई, ईवीएम का कोई घोटाला तो नहीं हुआ। 2020 में आप 62 सीटें जीत गए, 70 में से 5 सीटें आप गुजरात में भी जीत गए, आप राष्ट्रीय पार्टी भी बन गए। आपका तो 36 का आंकड़ा है बीजेपी से। बीजेपी 10-11 साल पुरानी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी क्यों बनने देगी? 91 सीटें क्यों जीतने देगी पंजाब में आपको? संदीप जी, मेरे ख्याल से हमें दो चीज़ों को, दो लॉजिक्स को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। पहला है, क्या ईवीएम और वीवीपैट में छेड़छाड़ की गुंजाइश है, और अगर है तो इसको खत्म करने के लिए हम क्या करें। दूसरा सवाल है कि क्या फला इलेक्शन में कोई गेम फिक्सिंग हुई थी, वोट फिक्सिंग हुई थी कि नहीं। ये दोनों डिफरेंट सवाल हैं। पहला सवाल पे हमारा फोकस होना चाहिए कि एज अ कंट्री, आज मैं किसी पार्टी की ओर से नहीं कह रहा हूं, एज अ कंट्री अगर देश का सारा विपक्ष कह रहा है कि नहीं, हम चाहते हैं कि 100% वीवीपैट की काउंटिंग हो, 4-5 दिन देश रुक सकता है, हम रुकने के लिए तैयार है। भाजपा को कितने वोट मिले हैं? 38% वोट मिले, तो रिमेनिंग जिसके 62% वोट हैं वो देश की सारी राजनीतिक पार्टियां कह रही है, 50% लोग कह रहे हैं। अरे 5 दिन अगर आप वेट कर लेंगे, मुझे याद है जब जॉर्ज बुश का इलेक्शन हुआ था यूएस में, और उनके सामने जो भी थे, तब 5 दिन तक यूएस में भी काउंटिंग चली रही। क्यों? क्योंकि बहुत क्लोज का, तो बोला था कि नहीं मैनुअल काउंटिंग करेंगे। अरे भाई, देश में डेमोक्रेसी है, सरकार बनाने की कोशिश है, 4-5 दिन कुछ नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई विरोध करता है, इसका मतलब साफ है कि आप ट्रांसपेरेंसी नहीं लाना चाहते, पारदर्शिता आप नहीं चाहते कि जो सवाल है, ये देश में यही होता है कि 5-7-10 दिन इस बात को नकारा नहीं है। रावत साहब ने भी, AK वाजपेयी, रुक जाएंगे 5-7-10 दिन, मिलान हो जाए। मतलब विरोधी पक्ष के लोग जो बात कहें उसको सरकार को फौरन मान लेना चाहिए। ये तो लोकतंत्र का तकाजा नहीं है कि पारदर्शिता होनी चाहिए। लोकतंत्र का तकाजा ये नहीं है कि सरकार काम ही ना करे, सरकार को व्यवस्था भी चलानी है। सरकार को ये व्यवस्था में क्या अड़चन आ जाएगी? आप जवाब दे रहा हूँ ना, सरकार को ये भी देखना है कि विश्व का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है,
सबसे बड़ा विश्व का चुनाव यहाँ पर होता है। 2004 में तो ये निष्पक्ष हो, ये जिम्मेदारी और बड़ी नहीं हो जाती? वो है ही निष्पक्ष, जिम्मेदारी क्या, वो निष्पक्ष है ही। 2004 में किसका चुनाव था, कौन जीता था? 2009 में सवाल क्यों उठा रहे थे? 9 में कौन जीता था? अच्छा, वो सवाल नाजायज थे। संदीप जी, ये बेबी किसकी है, कंसीव किसने किया था ये बेबी? ईवीएम कांग्रेस ने किया था। हाँ। उसके बाद 4 में भी सरकार बनाई, उसके बाद 9 में भी सरकार बनाई, 14 में हमने बनाई, उसके बाद 19 में बनाई, और अब 24 में बनाएंगे। और अभी हाल में ये जीत गए तो कर्नाटक भी जीते हैं, हिमाचल। अरे भाई, ये तो वो वाली बात हो गई कि गाड़ी किसने बनाई, और गाड़ी वाले ने ये थोड़ा कहा कि रेड लाइट जंप कर जाओ। गाड़ी तो वो चलाता रहे 10 साल से चलाओ, गाड़ी तो 10 साल चलाई या वन वे में घुस जाओ। अरे कहीं कुछ नहीं है, ये इस पे 17 हाईकोर्ट बार 5% का मिलान हो सकता है, उसको 50% या 100% कर दीजिए। ये इसका भी इलाज है क्या? आपको सूत्र बताते होंगे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन पे काम चल रहा है, और ये मोबाइल पे वोटिंग हुआ करेगी। मोदी जी का जो विजन है ना, बड़ा क्लियर है। जिस चीज पे शंका होगी इनको, सारी शंकाएं लोकतंत्र को बचाने के लिए दूर कर दी जाएंगी। आप तो ये निश्चित शंकाएं कि भाई देखिए, अरे 2 पर्चियां निकल रही हैं, बटन एक दब रहा है, आज दिन भर बीजेपी के पक्ष में निकल रही है, ये आरोप लग रहा है ना। 2 दिन सुप्रीम कोर्ट में बहस कर ली इन लोगों ने, इनके वकीलों को ज्यादा समझ है, उन्होंने बहस कर ली, और कल फैसला आ जाएगा। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 13 बार फैसले आए हैं, और ये सारी की सारी आर्ग्यूमेंट घंटों हुआ, और उसके बाद नतीजा निकला कि नहीं, ईवीएम ठीक है, इससे चुनाव होने दो। 2017 में इंट्रोड्यूस किया। ईवीएम ठीक है, मैं मिलान की बात कर रहा हूं, आप फर्क समझिए। मिलान में भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि रैंडमली आप कर लिए, 100% के लिए पहले भी पिटीशन डिसमिस हो चुकी है। 50% के लिए कहा था ना 2019 में, 50% के लिए 5 दिन लग जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो अब उसको सरकार को, अगर कल ऑर्डर आता है सरकार को, उसमें सरकार तो मानने को बाध्य है हर चीज को। देखिए, चीजों को गुमराह करने की कोशिश ना करिए। आप ये देखिए कि ये विरोधी पक्ष के लोग हर संस्था को डाउट क्रिएट करना चाहते हैं। क्या टाइमिंग इनकी यही है? आज जो पिटीशन इनकी लगी है, कल लगी थी, वो सिर्फ टाइमिंग के हिसाब से। सीबीआई, ईडी, आईटी 95% केस विपक्ष पर करेंगे तो बहुत सवाल बार तो उठेंगे। बहुत बार बहस हो चुकी है, ना करिए उसमें। ठीक है संजय चड्ढा, ये सवाल कानूनी है, सवाल राजनीतिक है, या ये दरअसल हमारे लोकतंत्र, हमारी जमहूरियत और जनता के मूल मुद्दों से जुड़ा है कि भाई जिसको वोट दी जा रही है वो वहीं जा रही है जहां दी गई है? कुछ हल की तरफ जाते दिख रहे हैं या गल्लू गारा हो गया है? देखिए, सबसे बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी थी वो थी, हम जो पिटिशनर है उन्होंने कहा था कि हमारा कोई मैलिस को हम नहीं रेस कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। भाई मैंने वोट दिया एक्स को, मेरे को यह भी पता होना चाहिए, तभी मेरा कॉन्फिडेंस परिपक्व रहेगा कि ये वोट को ही गया है। जो इस तरह के छितरे इंसिडेंट्स, में ज्यादा बड़े इंसिडेंट्स नहीं है, जैसा पहला आपने बताया अभी कसारगौड़ का, रतलाम का चलता है, कभी मध्य प्रदेश का कोई और चलता है, जहां पे बटन आप एक्स दबाते हैं और दिखता है कि वो वोट किसी वो तो रावत साहब ने भी माना 2-4 मशीनों में मैल फंक्शन हो सकता है। देखिए, कोर्ट के अंदर जब जिरा हो रही थी, 2 चीजें, एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे बहुत अहम कहा गया कि ये आवश्यक चीज है, और दूसरी बात ये कही कि देखिए अगर हम सिर्फ और सिर्फ ईवीएम पे चले तो, और ईवीएम की वर्किंग पे हमें कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल परिपक्व है, लेकिन जहां पे उसके अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन हो जाएगा, जहां पे ह्यूमन, रावत जी भी इस चीज को एग्री करेंगे, कहीं भी किसी उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन होगा तो वो 100% सही नहीं होगी। और इसी में एक सवाल मैं एक के बाद पे इसे और पूछ लूं, फिर आखिरी सवाल आपसे पूछ, यही तो विपक्ष कह रहा है कि छोटे मोटे लड़ाई तो हारने को तैयार हो जाती है बीजेपी, असल लड़ाई में खेल कर देते हैं ईवीएम में। प्रिजम्पशन बेस्ड चीजें नहीं चलती संदीप अच्छा, जी, प्रिजम्पशन बेस्ड है ये सारी चीजें। सुप्रीम कोर्ट में प्रूव कर दो ना एक चीज का, एक जरा सा तो प्रूव करो, किसी मुद्दे पे तो करो, तो सबूत तो देना पड़ेगा संजय, यहां पर सबूत तो देना पड़ेगा। 30 सेकंड में जवाब प्लीज। सबूत देना पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात, बहुत अहम, कॉन्फिडेंस अगर नहीं होगा मेरे को, यही एक बात उठाई है कोर्ट के समक्ष, और कोर्ट ने इस पे हामी भरी है। कोर्ट ने कहा हम बैलेट पे नहीं वापस जाएंगे, हमने वो युग देखा हुआ है, लेकिन इसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है,
तो लेट अस सी क्या आता है कल। और इसलिए बैलेट को नकार दिया और अब इस पे देखते हैं कि वीवीपैट, मेरा ऐसा मानना है कि एक मिडवे होना चाहिए, एक थोड़ी परसेंटेज जो 5% है, 200 मशीनों में 10 वीवीपैट है, इसको बढ़ाना चाहिए और उसकी काउंटिंग और मैचिंग करी जाए। तो 5 की जगह क्या 20 हो जाए, 25 हो जाए, 100 ना हो। और कॉन्फिडेंस जो शब्द लगातार इस्तेमाल किया संजय चड्ढा ने, जो सुप्रीम कोर्ट जिस बारे में बात कर रहा है कि भरोसा होना चाहिए, भरोसा डगमगाया है क्या, या ये राजनीतिक पैंतरेबाजी है, बयानबाजी है? हार जाओ तो सवाल, जीत जाओ तो बल्ले बल्ले। तो मतदान तो शुरू हो जाएगा कल, पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे, लेकिन ईवीएम पर बवाल हो गया है, सवाल उठाए जा रहे हैं। इसमें चुनावी निष्पक्षता फिर से दायरे में आ गई है। रफीक खान है हमारे दर्शक, इंदौर वासी हैं, वो कहते हैं ईवीएम पर जो भी संशय है उसे ईसी यानी कि चुनाव आयोग दूर करे। सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ता है, ये जायज बात कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के बजाय चुनाव आयोग निष्पक्षता का पूरा जो खाका है, जो जिम्मेदारी है, वो चुनाव आयोग की है, वो उसको निभाए, ताल ठोक कर हमें भरोसा दिलाए कि कुछ गड़बड़ झाला नहीं है। ऐसा होगा क्या, या राजनीतिक बयानबाजी चलती रहेगी 1 जून तक?